हेलो साथियों, नमस्कार। टेक्निकल एकेडमी प्रयागराज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पॉलीटेक्निक थ्योरी क्लास में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाया जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने से पहले थोड़ा मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल, तो जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट में क्या है, उसमें सब मैग्नेट का ही यूज किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। तो अगर उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है तो इसका मतलब है कि हमको मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो जब तक मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें इलेक्ट्रिकल मशीन जो है अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका डाया मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, प्लस मैग्नेटिक सर्किट भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहली जो 2 क्लास है, 2 या 3 क्लास है, वो लगभग मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ने में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देख लेते हैं अच्छे तरीके से कि क्या होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर ये मटेरियल जो है बहुत तेजी के साथ क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, रिपल होते हैं। क्या होते हैं, रिपल। ये मटेरियल क्या होते हैं, रिपल होते हैं, मतलब प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस मटेरियल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर देंगे, रख देंगे, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, रिपल होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो कैसे प्रतिकर्षित होगा, इस चीज के बारे में हम ध्यान से देखते हैं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर वो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, समझ में आया क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है। एक होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। इसे कैपिटल एच से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपको पहले भी हम क्या कर चुके हैं, इसे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। आप लोग तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ये क्या है, हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल है। अगर एच बराबर क्या है, 0, अगर एच बराबर मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, नो मैग्नेटाइजिंग फोर्स, नो मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इस मटेरियल पे कोई भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होते हैं।
मैग्नेटिक डाइपोल, एक होता है इसमें क्या, मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। जैसे इसमें ऐसे छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, एन और यस और एन, ऐसे कुछ मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। तो अगर इस मटेरियल में, मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स आप क्या करेंगे, अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स आप नहीं लगाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप नहीं होगा, मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होते हैं अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स आप नहीं लगाएंगे तो, ठीक है। तो मतलब नो डाइपोल, नो मैग्नेटाइजिंग फोर्स, नो डाइपोल, डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में, समझ में आया। लेकिन जैसे ही इस मटेरियल पे हम क्या करते हैं, जैसे ही इस मटेरियल पे हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स यस अप्लाई कर देते हैं, जब इस मटेरियल पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स यस अप्लाई कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि डाइपोल डेवलप हो जाते हैं, इसमें ऐसे डाइपोल बन जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे क्या बन जाते हैं, डाइपोल बन जाते हैं, ठीक है। तो डाइपोल बन जाएंगे तो इस साइड एन, इस साइड यस, इस साइड एन, इस साइड यस, इस साइड एन, इस साइड यस हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे यस हो जाएगा, यहाँ पे एन, यहाँ पे यस, यहाँ पे एन, यहाँ पे यस हो जाएगा, समझ में आया। तो अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि मान लीजिए अगर कोई मैग्नेट है, यहाँ पर एन है और यहाँ पे यस है, तो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से क्या होता है, साउथ होता है, लेकिन अंदर कैसे होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या फिर इस पर कोई मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, एन एस है तो यस से एन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा कि नहीं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कैसे डेवलप होगा, यस से एन की तरफ डेवलप होगा। मतलब क्या है कि ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमने अप्लाई किया था इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स यस के कारण जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसीलिए अपोजिट होने के कारण ही कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या होता है, रिपल होता है, प्रतिकर्षित होता है, समझ में आया। इसमें यह समझने वाली बात है कि अगर इस मटेरियल के ऊपर कोई भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी डाइपोल नहीं होंगे, समझ में आया। मतलब नो मैग्नेटाइजिंग फोर्स, नो डाइपोल। अगर हम इस पर कोई मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, जब अप्लाई कर देंगे तो इस कंडीशन में इसमें जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा उसका डायरेक्शन इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स के डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यही कारण है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या होते हैं, रिपल होते हैं, समझ में आया। वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या होते हैं, रिपल होते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से कि डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर वो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। अगर इन पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाएगा तो इसमें किसी भी प्रकार के डाइपोल नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया तो इसमें डाइपोल उत्पन्न हो जाते हैं और डाइपोल जो है एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। डाइपोल कैसे आ जाते हैं, एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, मतलब एलाइन हो जाते हैं। यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस हो जाएगा। ऐसे मटेरियल में ऐसे जो डाइपोल होंगे एकदम सीधे हो जाएंगे, समझ में आया। लेकिन जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम लगाए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के रूप में जैसे आपका कॉपर हो गया, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, कॉपर हो गया। तो कॉपर जो होता है एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बहुत सारे मटेरियल के बारे में अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाएगा। अभी केवल इंट्रो जानना है आपको कि थोड़ा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर मटेरियल नहीं पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, मशीन पढ़ना है।
तो थोड़ा इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अगर मान लीजिए हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स यस हमने क्या किया, अप्लाई किया, तो इसमें एलाइन हो जाते हैं, हमारे जो डाइपोल बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, एलाइन हो जाते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में एलाइन हो जाते हैं। समझ में आया? अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, एलाइन हो जाते हैं। तो जब ये मैग्नेटाइज हो जाता है तो यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन होता है। क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन क्या कहलाता है? अगर हम बात करें किसकी, मैग्नेटाइजेशन की, मैग्नेटाइजेशन, अगर हम बात करेंगे किसकी, मैग्नेटाइजेशन की, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि मतलब एच फोर्स, एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स इस मटेरियल पर लगाने पर इसमें जो डाइपोल होते हैं उनको एलाइन होने की जो एबिलिटी होती है, एलाइन में, एक लाइन में आने की जो एबिलिटी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मतलब क्या है कि जब इस मटेरियल पर कोई भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल उत्पन्न होंगे उनके एक लाइन में आने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया? उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन जो होता है, जैसे इसमें क्या होता है, एक आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का ये डिफिनीशन है अभी जो हम आपको बताए थे, लेकिन एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये भी क्या है, एक प्रकार का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब होता क्या है कि इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा उसकी जो इंटेंसिटी होगी उसे बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसे क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पर होता क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल आई बराबर होता है, कैपिटल आई बराबर यम आपका क्या है, यम बाई ए होता है। यम क्या है आपका, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ है। यम आपका क्या है, पोल स्ट्रेंथ। ये क्या है आपका, पोल का एरिया है। ठीक है, तो पर पोल स्ट्रेंथ है। तो यम क्या है आपका, पर पोल क्या है, स्ट्रेंथ है। तो अगर इसका मात्रक देखेंगे तो पोल स्ट्रेंथ का मात्रक जो होता है वो आपका क्या होता है, वेबर होता है। समझ में आया? पोल स्ट्रेंथ का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। तो पर यूनिट एरिया का, जैसे कोई पोल है, कोई हमारा मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, तो ये पोल है, तो ये पोल मान लीजिए इसका एरिया क्या है, ये बराबर 1 मीटर स्क्वायर है। तो पर यूनिट एरिया के पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पर यूनिट एरिया के पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, आई बराबर यम अपान 1। तो जब 1 हो जाएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। समझ में आया? अब होता क्या है कि ये जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है, एच होता है। समझ में आया? जैसे जैसे एच का मान बढ़ाएंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मान हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सएम इंटू एच आएगा। एक्सएम क्या है, कांस्टेंट है। एक्सएम क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, इस समय एक कांस्टेंट है। तो एक्सएम क्या है, कांस्टेंट। इसी को ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। इसी को क्या बोला जाता है, ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ससेप्टिबिलिटी। तो एक्सएम बराबर आपका क्या हो जाता है, आई अपान क्या हो जाता है, एच हो जाता है। इसका क्या मतलब है, ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तथा मैग्नेटाइजिंग फोर्स का क्या होता है, रेशियो होता है। समझ में आया?
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तथा मैग्नेटाइजिंग फोर्स का क्या होता है, रेशियो होता है। एक्शन को हम क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये जो हमारा एक्शन होता है, एक्शन होता है, एक होता है म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्शन, क्या होता है, म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्शन। एक चीज तो आप पढ़े होंगे, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी बराबर होता है म्यू आर इंटू म्यू एस में 0, समझ में आया। इसे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इसे रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी, इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी। और ये आपकी क्या है, मटेरियल की परमेबिलिटी, ठीक है। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का मान होता है, उसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। रिलेटिव परमेबिलिटी अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे आयरन के लिए अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी, ठीक है, निकल के लिए अलग होगी, कोबाल्ट के लिए अलग होगी। तो इन दोनों का गुणनफल आपका मटेरियल की परमेबिलिटी आ जाती है, समझ में आया। तो परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, तो जो परमेबिलिटी होती है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता, क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में चुंबकशीलता बोलते हैं। तो परमेबिलिटी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, एलाउ करता है। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी मटेरियल क्या होता है, चुंबकित होता है। कोई भी मटेरियल, मतलब जो मटेरियल चुंबकित होने वाला होगा वही ना होगा। जैसे परमेबिलिटी का ये मतलब है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से, मतलब उस गुण के कारण ये पदार्थ हमारा क्या हो जाए, चुंबकित हो जाए, उसे उसकी क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी बोलेंगे। मतलब क्या है कि परमेबिलिटी किसी मटेरियल का एक ऐसा गुण है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, एलाउ करता है। टेंडेंसी टू एलाउ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मटेरियल की वह टेंडेंसी जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, एलाउ करता है। एलाउ करने का ये मतलब है कि वो अपने से होकर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, फ्लो कराएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कराएगा, फ्लो कराएगा। तो ये परमेबिलिटी की क्या होती है, डिफिनीशन होती है, ठीक है। इसे आपको पहले भी पढ़ाया गया था, इसके बारे में आपको केवल वैसे जानना है। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अच्छे से डिफिनीशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, मशीन को पढ़ने से पहले इसको पढ़ना क्या है, जरूरी है। तो परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड को एलाउ करता है। किसी मटेरियल की वह टेंडेंसी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने से होकर क्या करने दे, फ्लो करने दे। तो परमेबिलिटी ही एक ऐसा गुण है जिसके कारण जो है कोई भी पदार्थ क्या होता है, चुंबकित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा म्यू एस में 0 है, इसका मान इतना होता है। म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, नो यूनिट, नो यूनिट। रिलेटिव परमेबिलिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। म्यू एस में 0 का यूनिट होता है हेनरी पर मीटर, और इसका भी यूनिट होता है हेनरी पर मीटर होता है, समझ में आया। तो ये चीज है। तो ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, डायमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी का मान, म्यू आर का मान लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 होने का क्या मतलब है, आपका 0.5 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, लेकिन एक से क्या होगा, कम होगा, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, समझ में आया। तो रिलेटिव पर, क्योंकि अलग अलग टाइप के डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं, तो अलग अलग मटेरियल के लिए जो है रिलेटिव परमेबिलिटी का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, वो पदार्थ जो है बहुत आसानी के साथ क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। वो पदार्थ जो है बहुत आसानी के साथ क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, अर्थात बहुत आसानी के साथ चुंबकित होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि उस पदार्थ से मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, या फिर सेटअप होंगे। हम देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो फ्लो नहीं करता है, वो क्या करता है, वो सेटअप होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन हमें समझना है, इसलिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मानेंगे कि वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जैसे करंट फ्लो करती है,
समझ में आया? जैसे करंट फ्लो करती है उसी प्रकार हम, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करती है उसी प्रकार हम किसी मैग्नेटिक सर्किट में जो है हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तब हमें समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिबिलिटी का मान जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स उसमें उतना ही ज़्यादा फ्लो करेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर रिलेटिव परमिबिलिटी का मान लेस देन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मान लीजिए अगर इसमें हम क्या कर दें, रिलेटिव परमिबिलिटी का मान हम कितना रख दें, 0.5 रख दें। किसके लिए ये मान, किसके लिए होता है ये मान, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। ये मान किसके लिए होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अगर 0.5 बराबर 1 प्लस आपका क्या कर दें, एक्सएम कर दें, तो एक्सएम बराबर आपका आ जाएगा -0.5। मतलब आप समझ रहे हैं, एक्सएम बराबर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। एक्सएम क्या आ रहा है, निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है उसका मान क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ससेप्टिबिलिटी निगेटिव आने का ये मतलब है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, रिपल होगा, मतलब प्रतिकर्षित होगा। अगर ससेप्टिबिलिटी का मान पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या आ रही है, निगेटिव। इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या होगा, रिपल होगा। तो आज से आप जान जाइए अच्छे तरीके से कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है उसका मान क्या होता है, निगेटिव होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। इसका ये मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या होगा, रिपल होगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिलेटिव परमिबिलिटी का मान लेस देन 1 होता है। तो 0.5, 0.9, 0.8, 0.6, 0.1, 0.2 ऐसे हो सकता है। तो अगर इसकी वैल्यू इसमें आप रखेंगे, इस फार्मूले में आप रखेंगे, तो जो ससेप्टिबिलिटी का मान आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझ में आया? तो निगेटिव आने का ये मतलब है कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या हो रहा है, रिपल हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फोर्स देते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसमें एक नया मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर नया मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाता है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। मान लीजिए H1 अप्लाई किया गया, H1 क्या किया गया, अप्लाई किया गया, और क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। तो ये प्रोड्यूस हुआ इसके अप्लाई होने पर, तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। यही कारण है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या होता है, रिपल होता है। जैसे इसमें कापर आ गया, आपका गोल्ड आ गया, समझ में आया? तो ये सब क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है। फ्री स्पेस एक होता है क्या, फ्री स्पेस के लिए मतलब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। अब यहाँ पे है क्या कि ये हमारा जो निर्वात है इसके लिए म्यू आर का मान क्या होता है, 1 होता है। म्यू आर का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस आपका ससेप्टिबिलिटी एक्सएम। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब इसका मान 1 होता है तो एक्सएम का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ससेप्टिबिलिटी का मान 0 किस मटेरियल के लिए होता है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्री स्पेस के लिए ससेप्टिबिलिटी का मान हमारा क्या होता है, 0 होता है। ये सब जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं एग्जाम में या जेईई के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद तो PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको अच्छे तरीके से। तो फ्री स्पेस के लिए जो हमारी ससेप्टिबिलिटी होती है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। अब आते हैं हम क्या, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल एक होता है फ्लक्स डेंसिटी को कैपिटल B से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फ्लक्स डेंसिटी को कैपिटल B से डिनोट करते हैं। फ्लक्स डेंसिटी B बराबर होता है फाई अपान क्या, A। समझ में आया? इसका मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ला। तो ये जो हमारा टेस्ला है ये भी किसका मात्रक है, फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक। फ्लक्स डेंसिटी, डेंस मतलब क्या है,
अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक नजदीक है, क्लोजनेस है, एक दूसरे से क्या है, क्लोजनेस है, नजदीक नजदीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया? अगर दूर दूर है तो इसका मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नजदीक नजदीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, काफी दूर दूर है, तो ये क्या है, इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इसकी डेंसिटी हमारी क्या है, ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी हमारी क्या है, कम है। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर क्लोजनेस ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर क्लोजनेस कम होगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, हमारी कम होगी। अब जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या को, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज नोन एज क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। तो अगर एक वेबर की बात करें, एक वेबर बराबर होता है 10⁸ लाइन ऑफ मैक्सवेल। लाइन ऑफ मैक्सवेल, एक वेबर बराबर होता है 10⁸ लाइन ऑफ मैक्सवेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जो है लगभग हमेशा पूछा जाता है, कभी भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। 10⁸ लाइन ऑफ मैक्सवेल। तो लाइन ऑफ मैक्सवेल का मतलब है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर एक वेबर की बात की जाए तो कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगे, 10⁸ होंगे। समझ में आया? तो एक वेबर फ्लक्स है अगर, तो उसमें क्या होंगे, 10⁸ लाइन ऑफ क्या होंगे, मैक्सवेल होंगे। मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कितने होंगे, 10⁸। अगर 1 लाइन ऑफ मैक्सवेल बराबर पूछ दिया कितना वेबर होगा, तो यही यहाँ पर चला आएगा। तो 1 लाइन ऑफ मैक्सवेल बराबर हो जाएगा 10⁻⁻8 वेबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो परमेबिलिटी की बात की जाए तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, <1 होती है। समझ में आया? लेस देन क्या होती है, म्यू आर का मान लेस देन क्या होता है, 1 होता है। और जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये क्या होती है, ये आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। ससेप्टिबिलिटी आपकी क्या होती है, निगेटिव होती है। अब बात आती है फ्लक्स डेंसिटी की, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, <1 है, जिसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए अलाउड नहीं करता है, बहुत ही कम अलाउ करता है। या फिर आप ये सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जा रहा है तो प्रतिकर्षित हो जा रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड से। समझ में आया ना? तो इसका मतलब क्या है, इसमें फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, कम होगी एयर के अपेक्षा। अगर एक एयर की बात करें, किसकी बात करें, एयर। मान लीजिए ये हमारा कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है और ये आपका क्या है, एयर है। ठीक है, एयर में फ्लक्स हमारा जा रहा है ऐसे, एयर में मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे क्या कर रहा है, जा रहा है। लेकिन जैसे ही डायामैग्नेटिक मटेरियल से होकर गुजरेगा तो इनके बीच की दूरी जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एयर में डेंसिटी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। फ्लक्स डेंसिटी एयर में क्या है, ज्यादा है। जबकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, कम होती है।
तो आपका ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि एयर की अपेक्षा डायमैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स डेंसिटी होती है तो कम होती है, ज़्यादा होती है, क्या होती है? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में एयर की अपेक्षा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी डाया इज लेस देन बी एयर। समझ में आया? तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। हमने इसमें क्या बताया कि परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी मतलब एक किसी भी मटेरियल का एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? अलाउ करता है, अर्थात वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने से होकर फ्लो होने देता है। परमेबिलिटी किसी भी मटेरियल का एक ऐसा गुण है और ये प्रॉपर्टी एक अच्छी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, इसे होना ही चाहिए। समझ में आया? तो परमेबिलिटी जो होता है ये टेंडेंसी, एक ऐसी टेंडेंसी जो अलाउ कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो होने के लिए अपने से होकर, तो ये क्या है? आपकी परमेबिलिटी है। परमेबिलिटी का मात्रक हमने क्या बताया? हेनरी पर मीटर बताया। एक रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ये नो यूनिट होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। समझ में आया? इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। एक एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का मात्रक हमारा क्या होता है? हेनरी पर मीटर होता है। इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। समझ में आया? एक चीज और ध्यान से दीजिए, अगर फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है, क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मान बढ़ाएंगे तो फ्लक्स डेंसिटी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो बी बराबर यहाँ पर आता है न्यू इंटू एच। न्यू क्या है आपका? बी अपान एच। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो परमेबिलिटी होती है वो तो एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करती है? अलाउ करती है फ्लो होने के लिए। समझ में आया? वो तो अलग बात है, एक अलग डेफिनेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन कुछ अलग बनेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो परमेबिलिटी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तथा मैग्नेटाइजिंग फोर्स का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी बोलते हैं। तो ये चीज भी एग्जाम में क्या किया गया है? पूछा गया है। ये चीज भी एग्जाम में क्या किया गया है? पूछा गया है। ये तब है बिफोर सेचुरेशन सेचुरेशन के बारे में आपको बताया जाएगा कि जैसे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है? सेचुरेट हो जाता है, तो उसके बाद में ही मैग्नेटाइज होता है। अगर आफ्टर सेचुरेशन हो जाएगा तो म्यू इज नॉट इक्वल टू बी बाई क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तथा मैग्नेटाइजिंग फोर्स का रेशियो आप क्या कह सकते हैं? परमेबिलिटी कह सकते हैं। इसका डिफिनीशन कई तरीके से आप दे सकते हैं और कई तरीके से क्वेश्चन भी इसमें क्या किया जाता है? पूछा जाता है, ठीक है। परमेबिलिटी का यूनिट क्या होता है? हेनरी पर मीटर होता है। न्यू आर का यूनिट जो है क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये मटेरियल जो होते हैं ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखे जाते हैं ना तो बहुत धीरे से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ये अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या किए जा रहे हैं? रखे जा रहे हैं, तो बहुत धीरे से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है कि इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होती है? 1 होती है। स्लाइटली SLIGHTLY स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है। स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होती है? 1 होती है। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है अगर इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें जो डाइपोल एलाइन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में एलाइन होते हैं। समझ में आया? तो अर्थात किसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इस मटेरियल पर अप्लाई करेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए ये मैग्नेटिक मटेरियल धीरे से उसकी तरफ क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स की तरफ क्या होता है? आकर्षित होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर यहाँ पर नो मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई, अभी कोई भी मैग्नेटिक फोर्स जो है अप्लाई नहीं किया गया, मैग्नेटाइजिंग
मतलब क्या है, अभी कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं है, तो इस कंडीशन में इसमें डाईपोल होते हैं। तो डाईपोल होते हैं तो डाईपोल इधर उधर होते हैं। डाईपोल क्या होते हैं, ऐसे रैंडमली होते हैं। रैंडमली मतलब होते हैं इधर उधर ऐसे तितिर बितिर होंगे, किसी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, किसी का डायरेक्शन नीचे की तरफ, किसी का डायरेक्शन इधर होगा। समझ में आया? जिस तरीके से आपको दिखाया गया उस तरीके से मतलब रैंडम होते हैं। इसमें जो डाईपोल होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडम होते हैं। लेकिन जैसे ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर दिया जाता है तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जब अप्लाई कर देंगे, इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया तो इसके मैग्नेटिक डाईपोल एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। और किस डायरेक्शन में हो जाते हैं, इसी डायरेक्शन में हो जाते हैं जिस दिशा में हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। मतलब डाईपोल जो बनेंगे, यहाँ पर यस बनेगा तो यहाँ पर यन बनेगा, यहाँ पर यस बनेगा तो यहाँ पर यन बनेगा। समझ में आया? यहाँ पर अगर यस बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, यन। और यहाँ पर अगर मान लीजिए यस बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, यन बनेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, एक अप्लाई मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स इसमें डेवलप हो रहा है, जिसे मैग्नेटाइजेशन के नाम से जानते हैं या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसका डायरेक्शन यस का डायरेक्शन इधर है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का भी डायरेक्शन इसमें क्या है, इधर ही है। तो ये धीरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। धीरे से आकर्षित इसलिए होते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाईपोल नहीं होते हैं। समझ में आया? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाईपोल एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डाईपोल एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा तेजी के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित नहीं होता है। समझ में आया? अगर यहाँ पर इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो देखिए, अगर ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ससेप्टिबिलिटी म्यू आर बराबर आपका 1 प्लस आपका क्या है, एक्सएम है। तो ये तो ग्रेटर देन 1 है ना। ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि 1.1 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा, 1 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए म्यू आर का मान हम 1.5 रखें, 1.5 रखें, 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, एक्सएम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सएम बराबर हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एक्सएम आप बराबर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मतलब क्या है, इस मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इस मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वो हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव आने का ये मतलब है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल अर्थात पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में वो क्या होगा, आकर्षित होगा। लेकिन स्लाइटली आकर्षित हो, मतलब बहुत धीरे से आकर्षित होगा, बहुत ज़्यादा तेजी के साथ नहीं। समझ में आया? ये बहुत ज़्यादा धीरे से क्या हो, मतलब बहुत धीरे से क्या होगा, आकर्षित होगा, तेजी के साथ नहीं। क्योंकि इस मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक डाईपोल जो होते हैं एक सीधी रेखा में तो होते हैं, मतलब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करने में, लेकिन बहुत ज़्यादा डाईपोल जो है नहीं होते हैं। बहुत कम मात्रा में डाईपोल जो है एक सीधी रेखा में होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ससेप्टिबिलिटी है वो आपका पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव ये बता रहा है कि ये मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आकर्षित होगा। ठीक है, ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अब अगर फ्लक्स डेंसिटी की बात करें, क्या करें, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, एयर के सापेक्ष। जैसे मान लीजिए ये एयर है, ये हमारा क्या है, एयर है। ठीक है, ये हमारा एयर है, या ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर एक हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जैसे एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर क्या होगा, डेंस हो जाएगा। जैसे ही ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में पहुँचेगा वैसे क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस प्रत्येक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी, जबकि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। समझ में आया? यहाँ पे आपकी डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एयर के सापेक्ष फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब क्या है कि बी एयर इज लेस देन क्या होगा आपका, बी पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये रहा है आज का इंट्रोडक्शन क्लास इस प्रकार से, जिसमें आपको मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें
पैरामैग्नेटिक मटेरियल तक आपको बता दिया गया है। इसके बाद आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। इस लेक्चर को लिखिएगा, आपका मन कहेगा तो आप देखकर नोट्स भी बनाइएगा, चाहे मत बनाइएगा, केवल इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारे टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से मशीन पूरा मैग्नेटिक मटेरियल से ही बना है, कंडक्टर से बना है, मैग्नेटिक मटेरियल से बना है। तो कंडक्टर तो आप जानते हैं, उसमें कापर यूज किया जाता है, कापर बाइंडिंग यूज की जाती है, लेकिन उसके बाद क्या है, सारा मैग्नेटिक मटेरियल ही यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और यूज किया जाता है जिसे इंसुलेशन बोलते हैं। तो इंसुलेशन की बात तो हम मान लीजिए मैग्नेटिक मतलब मटेरियल चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में वहां पर हम उसकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।